Welcome to SQ Digital Classes. Myself Shivam Nayak, Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी छतरपुर। आज अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं मैन्योर। अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, लेकिन अपन ने अभी मैन्योर को डीपली डिफाइन नहीं किया था, लेकिन अपन इस लेक्चर में मैन्योर को डीपली डिफाइन करेंगे। वैसे मैन्योर अपन कौन कौन से टॉपिक लेने वाले हैं, तो पहला है मैन्योर क्या है, फिर दूसरा मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, तीसरा है टाइप ऑफ मैन्योर, चौथा है मैन्योर क्लासिफिकेशन और एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अच्छा, अपन मैन्योर स्टार्ट करते हैं। मैन्योर है क्या? अगर हम बात करें मैन्योर की, तो जितने भी जीवित जीव हैं, चाहे अपना जानवर हों या प्लांट हों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों या ह्यूमन हों, कोई भी ऐसे जीवित जीव जिनके अपशिष्ट पदार्थ सड़ने और गलने के पश्चात, मतलब डीकम्पोजिशन जब इनका हो जाता है, तो ये एक मैन्योर का रूप धारण कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ये मैन्योर नहीं रहते हैं, स्टार्टिंग में ये अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल कहलाते हैं, चाहे प्लांट्स की हों चाहे एनिमल की हों। लेकिन जब इनका डीकम्पोजिशन हो जाता है, इनका डीकम्पोजिशन दो तरीके से होता है, एक एरोबिक होता है और एक एनएरोबिक होता है, मतलब वायवीय और अवायवीय। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस अपशिष्ट पदार्थ को सड़ा गला कर यानी डीकम्पोजिशन करके मैन्योर का रूप धारण, उसको मैन्योर बना देते हैं। मैन्योर देने से होता क्या है, मैन्योर देने क्यों आखिर अपन मैन्योर दे रहे हैं? जैसे आजकल फर्टिलाइज़र चल रहे हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र जो आ रहे हैं, या इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र जो आ रहे हैं, या जो अपन यही बना रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कुछ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो इन फर्टिलाइज़र के अलावा मैन्योर की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं आपको एक बात और समझाता हूँ कि जैसे ये मैन्योर है ना, तो बाय द वे अपन मान के चलें, जैसे फर्टिलाइज़र है कोई, मान लो DAP है ना, और या अपन मान लें FIM यानी गोबर की खाद। तो फर्टिलाइज़र यानी मैन्योर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर अपन थोड़ा समझ लें। जैसे DAP है, DAP से भी मेनली NPK और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत सारे अवेलेबल कराता है ये DAP। इसके अलावा FIM है, तो ये भी यही NPK और अन्य सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल कराता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, इस मैन्योर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई, जबकि अपने पास DAP है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो DAP होता है, इसमें जो NPK या जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं, वो सारे के सारे केमिकल कंपाउंड में पाए जाते हैं, क्योंकि ये टोटली क्या है, केमिकल है। और इस केमिकल का प्रयोग हम लगातार खेत में कर रहे हैं, तो खेत की जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरता भी कम हो रही है, साथ साथ उसकी फिजिकल कंडीशन भी बिगड़ रही है। मतलब ये है कि जैसे लगातार इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये केमिकल है। मान लो इसमें अपन मान लें कि जैसे अपन को नाइट्रोजन मिल रहा है इससे, तो अपन ने नाइट्रोजन दिया अपने इस प्लांट को, जो अपना एक प्लांट है उसमें अपन को नाइट्रोजन दिया, तो पूरा नाइट्रोजन ये अपटेक नहीं कर पाएगा, कुछ नाइट्रोजन इसमें बच जाएगा। ये पूरा भी कर ले, ये प्लांट पूरा भी अपटेक अगर कर सकता है, जैसे ये प्लांट है, जैसे एक प्लांट है, अब इस पे अपन डालते हैं, इस प्लांट पे अपन ये डाल दिया, मान लो अपन इसको मान लेते हैं कि ये अपना DAP है, इसको अपन ने डाल दिया, तो ये जितना अपटेक कर पाएगा, जितना ये ले पाएगा, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ साल्ट यानी लवण वो यहाँ पे बच जाएंगे। और जब वो इस सॉइल में जो लवण बच जाते हैं, जो साल्ट्स बच जाते हैं, अलग अलग DAP हुआ, यूरिया हुआ, अमोनियम सल्फेट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट हुआ, या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हुआ, जितने भी सारे खाद हैं उनको अगर देने से, फर्टिलाइज़र को देने से, ये साल्ट जब इस ज़मीन में बच जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को कम कर देते हैं, साथ साथ इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता को भी कम कर देते हैं। उसके अलावा ये साल्ट क्या होते हैं, धीरे धीरे इस मिट्टी की अपर लेवल पे या ऊपरी परत पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं, और मिट्टी का जो pH है वो चेंज हो जाता है, जिस वजह से प्लांट को उगने में समस्या, अपन पानी देते हैं पानी देने में समस्या, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इसलिए अपन इस DAP की अपेक्षा अपन क्या MANUR मैन्योर यानी कि खाद देना पसंद करते हैं, क्योंकि जितने इससे हार्मफुल इफेक्ट हैं DAP के या मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र के, उतने ही इसके बेनिफिट इफेक्ट हैं।
जैसे एक तो ये चीप होता है, बहुत सस्ता बन जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा गोबर को डालो, प्लांट के पेड़ पौधों के अवशिष्ट पदार्थों को डालो और वो कुछ दिनों में 30 से 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन में सड़ गल कर क्या हो जाते हैं, खाद बन जाते हैं। और साथ साथ क्या होता है कि जब इस DAP को अपन इस प्लांट में दे रहे हैं, तो अगर DAP को हमने इस प्लांट में दे दिया, मतलब मिट्टी में हमने डाल दिया या ऊपर इसकी फोलियर स्प्रे कर दिया, तो अब जब हमने इस DAP को इस मिट्टी के अंदर दिया, तो DAP का अपटेक अगर प्लांट करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो वो लीच आउट हो जाएगा। जबकि इनके साथ ऐसा नहीं है, ये पड़े रहेंगे, ये इतनी जल्दी लीच आउट नहीं होते और ये धीरे धीरे प्लांट को मिलते रहते हैं। और DAP या अदर यूरिया अपन मान लेते हैं या अमोनियम सल्फेट, जितने भी उर्वरक हैं, वो सारे के सारे उर्वरक जहाँ प्लांट को देते हैं तो प्लांट अपटेक करने के बाद वो कुछ ना कुछ लीच आउट हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, इसका प्रभाव त्वरित रहता है, मतलब अगर हमने इस साल दिया तो इसी साल इसका इफेक्ट रहेगा, अगले साल नहीं रहेगा। जबकि मैन्योर में ऐसा नहीं है। मैन्योर क्या है कि इसको अपन ने डाल दिया तो इसका इफेक्ट लगभग 2-3 साल तक बना रहेगा। उसके बाद जब हम इस DAP का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि DAP यूरिया अपने लिए एक नॉर्मल हो गया है। किसी भी खेत में किसी भी किसान से या किसी स्टूडेंट से या किसी से भी अपन जनरल बात करेंगे तो वो कहेगा मैंने DAP डाला, यूरिया डाला, यही बात करेगा। लेकिन ये DAP यूरिया डालने के बाद जो अपन ने देखा होगा, जनरली आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले हमारे खेतों में बहुत सारे केंचुए हुआ करते थे, जिनको हम अर्थवर्म कहते हैं, जिनको केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केंचुए क्या करते हैं कि मिट्टी को पलट देते हैं, मिट्टी में छोटे छोटे होल बना देते हैं। मतलब कुल मिलाकर वो केंचुए या केंचुए के अलावा पाए जाने वाले वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और DAP में यूरिया जो अपन केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो संख्या है उसको कम करते हैं। यहाँ तक कि अपन तो ये भी देख रहे हैं कि आज प्रेजेंट में कंडीशन है कि अपन किसी भी खेत में चले जाएं, अपन को 2 केंचुए नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आज से 10, 20, 50 साल पहले ऐसा था कि बरसात शुरू होती तो हमें केंचुआ देखना स्टार्ट हो जाता था। केंचुए के साथ साथ बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका अपन ने केमिकल का प्रयोग करके जिनको मार दिया या सॉइल से उनकी अपन ने संख्या को कम कर दिया। इस वजह से भी अपन मैन्योर का प्रयोग लगातार करते हैं। क्लियर है? चलिए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। ये मैन्योर है ना। अब मैन्योर के बाद ये मैन्योर है, अपन किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। जनरली आप उनको देखने को मिल जाता है, वर्मी कंपोस्ट आता है या कंपोस्ट आता है या बहुत सारे आते हैं, जैसे बोन मील आता है, ब्लड मील आता है, हड्डी का चूरा, रक्त का चूरा, मछली की खाद, बहुत सारी खादें आती हैं। अब बात करते हैं अपन मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। अपन ने मैन्योर तो समझ लिया, लेकिन इसको बनाएं कैसे। नॉर्मल एक आदमी, एक किसान या एक स्टूडेंट या जनरली जो अपने घर में हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट पौधे लगाए, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं अपने खाने के लिए, वो कैसे बना लें। तो इसकी बहुत सारी विधियाँ हैं। जैसे पहली बेंगलोर मेथड है, दूसरा इंदौर विधि है, तीसरा है कोयम्बटूर, चौथा है NADP, नाडेप इसको कहते हैं। ये तीनों की तीनों साइंटिस्टों के द्वारा बनाई गई विधियाँ हैं। लेकिन ये एक महाराष्ट्र के किसान द्वारा बनाई गई विधि है, जिसका पूरा नाम जिसको नाडेप काका की विधि के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के किसान हैं जिनका नाम है नाडेप काका, उनको नाडेप काका की उपाधि से अपन सम्मानित करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इस विधि का आविष्कार किया है। जनरली अगर अपन चाहें तो अपन कंपोस्ट को जनरली भी बना सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आवश्यकता अनुसार अपन क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं। जैसे अपन को आवश्यकता है 3x6 भी खोद सकते हैं, 3x8 भी खोद सकते हैं, 5x4 भी लंबाई उनकी चौड़ाई कर सकते हैं। तो अपन ने जैसे मान के चलो अपन ने 3x9 का एक गड्ढा लिया है ना, 3 फुट चौड़ा, 9 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा, और लगभग आवश्यकता अनुसार अपन 2 से 3 फुट गहराई भी इसकी ले लेते हैं। हाइट जो है वो भी अपन 3 फुट ले लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, जितना भी अपशिष्ट है, जरूरी नहीं है कि हमें गोबर ही लाना है, काऊ डंग ही लाना है, हम उसके अलावा भी कर सकते हैं। जैसे अपने पास जो किचन वेस्ट बचता है ना, जो अपने सब्जियां फल वगैरह बचते हैं या वो सड़ गल जाते हैं वो बचते हैं, या खाने के बाद हमारे पास जो बचता है, और बाकी सारे अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे घर में निकल रहे हैं, हम उसको इसमें डाल दें, है ना, और धीरे धीरे उस पर थोड़ा सा पानी डालते रहें। तो उससे होगा क्या कि जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है उसको पर्याप्त नमी मिलती रहेगी। क्योंकि नमी मिलने के कारण क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस पर अटैक होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इस वेस्ट मटेरियल का डिकम्पोजिशन कर देंगे और एक खाद का निर्माण हो जाएगा। विधियाँ बहुत सारी हैं, अपन बेंगलोर विधि से ही बना सकते हैं, इंदौर से ही बना सकते हैं, सब में बना सकते हैं।
लेकिन एक जनरल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अपन को कोई भी विधि पता नहीं, अपन को ना बेंगलोर में थी विधि पता, ना इंदौर, ना कोई नहीं अपन को पता, अपन को सिर्फ एक विधि, एक जनरल विधि से अपन को करना है, अपन को बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। तो अपन जनरली अपने घर में ऐसे गड्ढा खोद के उसमें अपने जो वेस्ट मटेरियल है, किचन वेस्ट है, या जो घर के सारे वेस्ट हैं, और भी सारे पौधों के वेस्ट हैं, या अपना काऊ डंग वगैरह, गोबर का खाद, यूरिन हो गया, वो उसमें डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। और ये लगभग नॉर्मल विधि से अगर अपन बनाते हैं तो 90 से 120 दिन में बनकर ये अपना तैयार हो जाएगा, और फिर अपन उसको उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन हॉर्टिकल्चर में भी डाल सकते हैं, और अपन जो सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं घर में उसमें भी डाल सकते हैं। बहुत सारी इसकी बेनिफिट है, अपन आगे बात करेंगे बेनिफिट की। ये अपन बना सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है, ये नॉर्मल किचन वेस्ट से बनाया गया है, और ये बाद में काम आएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि मैन्योर के प्रकार कितने होते हैं। तो मैन्योर के प्रकार, ग्रीन मैन्योर किसको कहते हैं, हरी खाद क्या है। हरी खाद का मतलब शब्द से ही समझ में आ रहा है अपन को कि हरी खाद क्या है। देखिए ये शब्द बता रहा है कि क्या है। ये शब्द बता रहा है ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा। हरा मतलब अपन क्या करते हैं, अपन को कुछ नहीं करना है, अपन किसी भी फसल को, वैसे मेनली तो इसमें सनहेम्प यानी सनई है, ढेंचा है ना, काउपी यानी लोबिया है, बाकी अपन किसी भी फसल को अपन उगाएं। अपन ने क्या किया कि खेत में उस फसल को डाल दिया, है ना, उस फसल के बीज को डाल दिया। बीज डालने के बाद वो लगभग 40 दिन में, मतलब पुष्पन आने के पहले की अवस्था तक अपन को वेट करना है। मतलब फूल आने के पहले लगभग 40 दिन में वो फूल आने लगते हैं। 40 दिन के बाद तो विदिन 50 डेज, मतलब 50 दिन के पहले या लगभग 40 दिन तक अपन इसको उगाते हैं, फसल बड़ी हो जाती है, और फिर 40 दिन बाद हम इसी में ही इसको पलट देते हैं। ये अपन करते हैं कब, लगभग खरीफ या बरसात के मौसम में। क्यों, क्योंकि जब हम इसको पलटते हैं, इस हरी खाद को, इस हरी खाद नहीं अभी है, ये हरी फसल को अपन जब उसमें उसी मिट्टी में मैनिपुलेट कर देते हैं यानी मिला देते हैं, तो क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर बना रहता है, नमी बनी रहती है खरीफ के मौसम में, और नमी रहने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर अटैक करते हैं और इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और क्या बन जाता है, हरी खाद। नेक्स्ट है फार्म यार्ड मैन्योर। नॉर्मली किसान जो बना रहा है उसको फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। जैसे उसने क्या किया कि अपने घर पे एक छोटा सा गड्ढा या ऐसी प्लेन ज़मीन में उसने उठाया और अपना काऊ डंग जो मतलब गोबर है और यूरेन है और बचे हुए खाद भूसा वगैरह सब कुछ डाल दिया, और वो धीरे धीरे पानी बरसा, उसमें उनका टेम्परेचर मेंटेन हुआ और नमी मेंटेन हुई और वो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और फार्म यार्ड मैन्योर, या इसको प्रक्षेत्र खाद भी कहते हैं, ये ऐसे बनाई जाती है। नेक्स्ट है कंपोस्ट क्या है। अब कंपोस्ट में थोड़ा अंतर है। कंपोस्ट की विधियाँ जो मैंने अभी आपको पीछे बताई, ये वाली विधियाँ वो कंपोस्ट की ही विधियाँ हैं। ये बेंगलोर विधि, इंदौर विधि और कोयम्बटूर विधि और नाडेप विधि, ये सारी की सारी इसी कंपोस्ट बनाने की विधियाँ हैं। आजकल कंपोस्ट बहुत ज़्यादा चलन में है, क्योंकि कंपोस्ट का प्रयोग हम जनरली बहुत ज़्यादा फार्म यार्ड मैन्योर से भी ज़्यादा कर रहे हैं। ग्रीन मैन्योर का तो करते ही नहीं है, उसका तो अपन खेती में करते हैं, लेकिन जो हम घर पे किचन गार्डन कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग कंपोस्ट का होता है। उन सारी विधियों से, बंगलोर विधि हो, चाहे इंदौर विधि हो, या बेंगलोर विधि हो, या अपना कोयम्बटूर विधि हो, या अपनी नाडेप विधि हो, किसी भी विधि से अपन उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा एक स्पेशली ये है कि हमें उसके लिए थोड़ी सी जगह की ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि अपन को उसको पलटाई भी करनी पड़ती है। जैसे टाउन से बचा जो भी कूड़ा कचरा उसको अपन कंपोस्ट बना देते हैं, और या अपन केंचुओं की मदद से नॉर्मल जो गोबर है उसको वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं। ये अपना कंपोस्ट है, ये जैसे कंपोस्ट बना हुआ है। ये जैसे केंचुआ है, ये अपन देख रहे हैं, इसको केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि इसमें अर्थवर्म है, अर्थवर्म मतलब केंचुआ है, तो केंचुआ के द्वारा तैयार की गई तो वर्मी कंपोस्ट, अगर नॉर्मल की गई तो केवल कंपोस्ट। अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन के ऊपर, इसका वर्गीकरण कैसे करें। तो इसमें अपन को दो चीज़ें मेनली अपन को याद रखनी है। ये देखिए यहाँ पे अपन को दो चीज़ें याद रखनी। पहली जो विधि है उसको बोलते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, बल्कि, और दूसरे को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। दो इसके टाइप हैं क्लासिफिकेशन में, पहला बल्कि और दूसरा कंसंट्रेटेड। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बल्कि है और बल्कि के बाद ये कंसंट्रेटेड, दो प्रकार के होते हैं।
बल्कि को हिंदी में कहा जाता है स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद, और कंसंट्रेट को कहा जाता है सांद्रित कार्बनिक खाद, सांद्रित कार्बनिक खाद। अब इसमें फर्क क्या है, आखिर स्थूल क्या है और सांद्रित क्या है? तो स्थूल खादों में वह खादें आती हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो अधिक होती है लेकिन न्यूट्रिएंट कम मात्रा में होते हैं। मतलब उसमें आपको कार्बन परसेंटेज तो ज़्यादा मिल जाएगा। कार्बनिक जो है, जिसको अपन हिंदी में भी कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, कार्बन तो ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो थोड़ा सा कम मात्रा में मिलेंगे। जैसे गोबर की खाद, उसमें क्या रहता है, 1.5% 1% नाइट्रोजन रहता है ना, 0.5% फॉस्फोरस रहता है, लेकिन कार्बन उसमें भरी भांति बहुत सारा कार्बन है। तो जितने भी ऐसे मैन्योर हैं जो जिनमें कार्बन ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन कम पाया जाता, वो न्यूट्रिएंट कम पाया जाता, उन सारी खादों को अपन स्थूल कार्बनिक खादों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे गोबर की खाद, FYM जिसको अपन बोलते हैं, उसके बाद कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, या किचन गार्डन में जो अपन वेस्ट अपन बचा रहे हैं उसकी नॉर्मल खाद, ये सारी की सारी खादें स्थूल कार्बनिक खादों में आती हैं, यानी कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में आती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जब अपन FYM डालते हैं, जब अपन ये FYM डालते हैं, जैसे अपन ने घरों में देखा होगा, नॉर्मल किसान जो डालते हैं वो टनों के हिसाब से डालते हैं, कई ट्रॉली खाद खेत में डाल देते हैं, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ तो मात्रा में मिलता है। कार्बनिक पदार्थ तो मुझे लगता है कि अगर अपन ने 10 टन दिया तो उसमें से लगभग 8 टन तो कार्बनिक ही पदार्थ उसमें होगा। 8 क्या, अपन ये माने कि 10 में 10 ही है, क्योंकि अगर अपन न्यूट्रिएंट की बात करें तो 1.5% नाइट्रोजन है, ओनली 1.5%। तो इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है लेकिन कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है, बेनिफिशियल है, लेकिन बस थोड़ा सा न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है। ये इसको बोलते हैं अपन क्या, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। जबकि दूसरे को अपन जो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसमें क्या रहता है कि भैया कार्बनिक पदार्थ तो कम रहता है, कार्बनिक पदार्थ तो कम मिलेगा आपको, लेकिन न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में, यानी कि पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलेंगे, ये अधिक मिलेंगे। जैसे अपना ऑयल केक, जैसे मूंगफली की खली अपन ले लें तो उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज लगभग 7.2 के समथिंग होता है, जबकि अपन नाइट्रोजन अभी FYM में और मैन्योर में देख रहे हैं तो उसमें 1.5% था। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो कम हो जाएगी। जैसे अपन ऑयल केक डालते हैं, जैसे मूंगफली की खली डालेंगे तो अपन कितना डालेंगे, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg, 10 टन नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ तो कम रहेगा लेकिन ऑर्गेनिक जो अपना पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यही इनमें फ़र्क है, यही इसका क्लासिफिकेशन है कि जिन मैन्योर में, जिन खादों में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा हो जाए और न्यूट्रिएंट की मात्रा थोड़ा कम रहे, उसको स्थूल कार्बनिक खाद या बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में रखा जाता है। और दूसरी तरफ वो आते हैं, जैसे बल्कि में कौन कौन आते हैं, जैसे कंपोस्ट हुआ, बर्मी कंपोस्ट हुआ या FYM हुआ, ये सारी के सारे किस में आते हैं, अपने बल्कि में आते हैं। और दूसरा कंसंट्रेटेड में वो आते हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ तो कम है लेकिन पोषक तत्व की मात्रा अधिक है, जैसे बोन मील, हड्डी का चूरा, ब्लड मील यानी रक्त का चूरा, फिश मील यानी कि मछली की खाद, और उसके अलावा ऑयल केक्स। जितनी भी खलियाँ, चाहे मूंगफली की खली हो, अरंडी की खली हो, सरसों की खली हो, जितनी भी सारी खलियाँ, तिल की खली, अलसी की खली, उन सारे में क्या रहेगा, कार्बनिक पदार्थ कम रहेगा लेकिन पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलेंगे। इन दोनों को कहा जाता है, एक को स्थूल और एक को सांद्रित, कंसंट्रेटेड। अब बात करते हैं अपन, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो क्या इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं? तो इसके एडवांटेज है, पहला क्या है कि यह सोर्स अच्छा सोर्स है कहेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट का, मतलब इसमें NPK तो मिलेंगे ही, साथ में आपको Na, Fe, इसके अलावा Cl, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, और भी सारे इनकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। मतलब NPK तो दे ही रहा है, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दे रहा है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा सोर्स है, इसीलिए अपन इसका प्रयोग करें। दूसरा क्या है, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, यह मृदा उत्पादकता को लगातार बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि इसके पहुंचने से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूं कि जो मिट्टी का जो वर्गीकरण है उसका ये है कि 25% तक पानी पाया जाता है, वाटर, 25% जो पाया जाता है वो पाया जाता है इसमें एयर, और 45% इसमें पाया जाता है मिनरल, और 5% केवल पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर, OM।
तो जब हम इस मैन्योर का प्रयोग करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर भारतीय मृदाओं की बात करें तो उसमें ये 5 भी नहीं है, लगभग उसमें 0.3 से लेकर 1.3 तक ही है, इतना कम। जबकि जो वर्ल्ड लेवल पे जो कंपोजिशन दिया गया उसमें 5%, लेकिन भारतीय मृदाओं में 0.3 0.3 से 1.3 तक है। तो मतलब अपने यहाँ ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। जब अपन इस मैन्योर का प्रयोग करते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर अपने आप बढ़ने लगता है, और जब ये ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है तो सॉइल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, उसमें जो पोरोसिटी है वो भी बढ़ जाती है, मतलब एयर का आदान प्रदान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत लो कॉस्ट है, चीप है। अगला रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड लीचिंग, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट। जैसे सॉइल में क्या बता कि जब हम खेती करेंगे तो हमें सबसे पहले सॉइल की ज़रूरत है, लेकिन सॉइल क्या है, सॉइल में जो सॉइल के जो कण हैं, जो मृदा के कण हैं जिनको सॉइल पार्टिकल बोला जाता है, उनमें इस मैन्योर के डालने से अटैचमेंट ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से बंधे रहते हैं। जबकि अपन जब इसका प्रयोग नहीं करते, कम करते हैं, अपन डीएपी यूरिया वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो ये जो सॉइल पार्टिकल वो आपस में उतने ज़्यादा बंधे नहीं रहते, इस वजह से सॉइल इरोजन होता है। लेकिन मैन्योर डालने से सॉइल इरोजन में भी कमी आती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टी, वही मैंने जो बताया फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। इम्प्रूव द वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, इसको आराम से यहाँ से वहाँ लाया जा सकता, दिक्कत नहीं है। मीथेन गैस इज इन्वॉल्व एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मैन्योर दैट कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पज, मतलब अपन अगर जो है गोबर गैस के द्वारा अगर अपन खाद बनाते हैं तो गोबर गैस में मीथेन गैस निकलती है, जिसको अपन कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। पहले के ज़माने में करते थे, जो अपन गाँव में जाएंगे तो अपन देखेंगे वहाँ गोबर गैस बहुत सारे बने, घोल के आप गोबर डाल दो, दूसरी जगह क्या होता था कि गोबर पचता था और दूसरी जगह से गैस निकलती थी मीथेन गैस, और उसको अपन जलाते थे। उसके अलावा द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड ट्रीटेड विथ मैन्योर प्रोड्यूस्ड हेल्दी क्रॉप, मतलब जो हम केमिकल खा रहे हैं उससे अच्छा है ये मैन्योर के द्वारा लिया गया उत्पादन। क्यों? क्योंकि ये देसी है और इसमें केमिकल की मात्रा थोड़ा सा कम है, इसलिए ये हेल्दी भी है। ये अपन डाल रहे हैं, तो अब हालांकि ऐसा तो नहीं कहा सकता है कि डीएपी से उगेगा नहीं या ये अब वृद्धि नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। डीएपी से भी करेगा, मैन्योर से भी करेगा, कंपोस्ट से भी करेगा, लेकिन जो हम कंपोस्ट डाल रहे हैं या मैन्योर डाल रहे हैं, कुल मिलाकर खाद का प्रयोग कर रहे हैं, देसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इसकी जो सीड की क्वालिटी होगी, फसल की जो गुणवत्ता होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी देन का है कि केमिकल फर्टिलाइजर की। ओके, थैंक यू।